हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 20 जुलाई 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे एडिटोरियल एनालिसिस होता है उसका जो बैकग्राउंड एनालिसिस चाहिए, क्योंकि द मेन थिंग इन द यूपीएससी क्या है वो है आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप कैसे करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो। तो जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उसका बैकग्राउंड एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। ठीक है, आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एज यू कैन सी। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं, आप जाकर देखना, बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे। जितने भी बैकग्राउंड एनालिसिस होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है न्यूज़पेपर की, और आपको जो एनसीईआरटीज वगैरह की वीडियोस अपलोड होती हैं स्टैटिक बुक्स के ऊपर, जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको सारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कुल मिलाकर यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, कोई आपसे चार्ज वगैरह पे नहीं करा जाता है। तो आप बिंदास तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले जो हमारा टेलीग्राम है उसका लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा सपोर्ट है गाइज, एक छोटा सा क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रेड कलर बटन को, जो हमारा रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके आप अपना सपोर्ट दिखाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आज के द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इतने खास आर्टिकल्स हैं नहीं, लेकिन जो एडिटोरियल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं आज डीपली डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट आर्टिकल ये है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि आसाम में सब लोगों को पता है फ्लड वगैरह आया है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वो वर्स्ट हो चुकी है आसाम में। तो वहाँ पर हमारा एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, वहाँ पर कुछ एनिमल्स वगैरह, जैसे आप राइनो देख सकते हो, ये 30 साल का है राइनो। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली इसे फ्लड से, है ना, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में भी। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या बन सकता है, हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी लोकेशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है कहाँ पर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो आप देखते रहो, डायरेक्ट गूगल मैप खोला है, इसमें मैं आपको टाइप करके आपके सामने ही काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर टाइप करता हूँ, आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें अभी लेके चलेगा ये अपने काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर। तो गाइज़ ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी आप लोकेशन देख लेना। मैं आपको अभी जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया आसाम, इंडिया में कंपैरिजन में भूटान के पास, यहाँ पर है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो गाइज़ इसे याद रखना, ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर पे। ये आर्टिकल कवर करा ना, अब आगे चलते हैं। कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, चलते हैं सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में काफ़ी अच्छी अच्छी आर्टिकल्स हैं जिनको डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एडिटोरियल पेज नंबर 6। एडिटोरियल होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। बट जो अदर पेपर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल और अपोजिट टू एडिटोरियल, ठीक है, उसके बाद जो बाकी पेपर्स होते हैं उसमें प्रीलिम्स रिलेटेड, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है जो कि हमें डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर भी, और इंपॉर्टेंट है उनको कवर करना। तो मैं भी आपको जैसे कि एडिटोरियल का ओवरव्यू देता हूँ हर लेक्चर में, पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप हम समझाएंगे। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसका मैं आपको बता दूंगा, जो सचिन गहलोत वाला ये पूरा केस है, मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि ये केस से रिलेटेड काफ़ी सारी सिचुएशन होंगी, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि यहाँ पर ये केस समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हाँ यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल में हम बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है जिसमें हम एक आंसर राइटिंग लेकर, इसकी पूरा का पूरा नोट्स मैंने अभी टेलीग्राम पर डाला है, पोस्ट किया है, वहाँ पर हम लोग उससे कवर करेंगे। एक बहुत बेहतरीन आंसर आपका तैयार हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ हमारे टाइज वगैरह हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्राइलेटरल टाइज हैं, क्वाड्रिलेटरल टाइज में कन्वर्ट हुए हैं, उससे यहाँ पर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हम लोगों को। जो चाइना है, चाइना यहाँ पर फिर भी चाइना को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाइना को हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि चाइना जो अपने पैर पसार रहा है इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन इंडियन पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड बात है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
ये वाला आर्टिकल जो वीज़ा से जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो वीज़ा से लेकर काफ़ी सारी सिचुएशन बनी है उसके ऊपर बात है, ठीक है। जो वीज़ा से रिलेटेड यहाँ पे सिचुएशन है कि वीज़ा वगैरह बैन वैन कर दिया था, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चांस टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ, यानी एक चांस हम रिस्टोर कर सकते हैं जो लॉ है, हमारा कानून है उसको। ये विकास दुबे केस से रिलेटेड है, इसको भी आज मैं बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से। सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, ये हमारा जो अभी तमिलनाडु में तूतुकुड़ी में जो अभी सिचुएशन देखने को मिली थी, फादर और सन की एक डेथ हो गई थी कस्टडी में है ना, कस्टडियल डेथ हो गई थी। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि यहाँ पर आप टॉर्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको। कुछ हमारी बॉडीज़ हैं उनके के, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल पर, और एडिटोरियल पे हम पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वाला, ठीक है। मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड, यानी कि जो हमारे ये क्वाड्रिलेटरल रिलेशन में चला गया है, पहले हमारा ट्राइलेटरल रिलेशन था, ठीक है। किस किस के बीच में था और कौन यहाँ पे ऐड हुआ है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा का पूरा आर्टिकल डाल रखा है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आर्टिकल है क्या बेसिकली, तो ये सिचुएशन है क्या, ये आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग में मिल जाता है कि आपको अगर कोई भी सिचुएशन आती है, आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपको देख सकते हो मैंने कितना बड़ा आंसर तैयार करा है इसका। और अभी समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड गाइस। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, GS3 में आपसे ये रिलेट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। GS3 में आपसे पूछा जा सकता है एज अ टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। GS2 में आपसे पूछा जा सकता है एज अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने क्या करा है, इंडिया प्रिपेयर कर रहा है कि जो हमारा मालाबार एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइजेज को एक्सपेंड करी जा रही हैं, और उसमें एक्सपेंड करने के लिए कौन सी कंट्री ऐड हो रही है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एडअप हो रही है। कौन कौन सी हैं पहले से, वो है हमारी US है, जापान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऐड होने वाली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अभी इनमें समिट वगैरह भी हुई है, वर्चुअल समिट हुई है, ताकि जो कोऑपरेशन है इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, बायलैटरल टाइज है उसको मजबूती और हो जाए, ठीक है। बायलैटरल टाइज जो दोनों बायलैटरल टाइज कौन होते हैं, यानी कि दो कंट्री के बीच में जो यहाँ पर टाई अप होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, है ना। अब ये मालाबार एक्सरसाइजेस क्या है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज नाम सुना, ये है क्या, ये एक एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। नेवल क्या होते हैं, जो नेवी वाले हैं ना, समुद्र में जो हमारी नेवी वगैरह होती है, नेवल एक्सरसाइजेज हैं जो कि नेवीज ऑफ इंडिया में, जापान और USA, ठीक है। यहाँ पर ये इन तीनों के बीच में रिलेशन था, तीनों मिलके काम करते थे इंडिया और पैसिफिक ओशियंस में, जिसको भी जरूरत होती थी वो यहाँ पर काम करते थे तीनों मिलकर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो पहले ये जो हमारा ये अभी ट्राइलेटरल रिलेशन है, क्योंकि 3 कंट्रीज यहाँ पे ट्राइलेटरल रिलेशन हो गया, ये जब पहले स्टार्ट हुआ था ये, तो वो बायलेटरल रिलेशन था, और वो किस किस के बीच में था, बायलेटरल यानी 2 कंट्रीज, ऐसे जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो इंडिया और USA के बीच में था सबसे पहले 1992 में, फिर इसको एक्सपेंड करा गया, बढ़ाया गया, ट्राइलेटरल कर दिया गया, इसमें जापान ऐड हो गया, है ना, 2015 में जापान ऐड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और बढ़ाने की बात कर रहे हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बात हो रही है, एक सेकंड, कि यहाँ पर जो अभी जो हमारा ट्राइलेटरल है उसको हम क्वाड्रिलेटरल में करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और कंट्री को ऐड करने वाले हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अभी हमें चाइना से काफ़ी सारी सिचुएशन फेस करने को मिल रही है, चाइना की हरकतें कुछ ऐसी हैं जो सिचुएशन फेस करने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो चाइना है वो इंडियन ओशियन में, इंडियन पैसिफिक में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आकर जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंस है, अभी चाइना की जो आर्मीज़ वगैरह हैं वहाँ पे उसमें का प्रेजेंस है, ठीक है। अंडमान के पास में भी, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ उसके पास में भी जो है चाइना की जो कुछ आर्मीज़ वगैरह हैं उनकी यहाँ पर जो है सबमरीन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात है कि चाइना यहाँ पे भी एंटर हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो इंडिया क्या कर रहा है, अपनी जो ट्राइलेटरल रिलेशन था उसे क्वाड्रिलेटरल कर रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और एडअप हो रहा है साथ में, ठीक है। ये था बेसिकली, अब समझ में आया आपको। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो रिसेंट इंडिया चाइना टेंशन है इसके बारे में, कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आप लोगों ने भी देखा कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन बन के आई। हमने पूरी जून लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में ही डिस्कस करा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, आज बात हो रही है, आज नहीं हो रही है, क्या क्या सिचुएशन बनी, फिर उसके बाद गलवान वैली में सिचुएशन देखने को मिली। तो ये सारी जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देती है। तो इंडिया जो है एक तो पहले से ही मेंबर है क्वाड का, ठीक है, क्वाड का मेंबर है पहले से, और वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी को पहले से ही अटेंड करा हुआ है नवंबर 2019 में, 2019 नवंबर में यहाँ पर पहले ही अटेंड कर चुका है इंडिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD ये है क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ। सारी चीज़ें हैं इसमें। क्वाड क्या, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, USA एंड जापान। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है,
और यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव शेयर करे जाते हैं कि जो सपोर्ट ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट फ्री जो इंडो पैसिफिक रीजन है हमारा, उसे सपोर्ट फ्री बनाया जाए, प्रॉस्पेरस बनाया जाए एकदम, यहाँ पे यानी कि किसी का भी यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस ना हो। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, यहाँ पर ये है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अभी वापस चलते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर, एक सेकेंड। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें हम लोग सपोर्ट कर सकें, उसे जो है प्रोटेक्ट कर सके, जिसमें चाइना जो है भी एंटर कर रहा है। फोकस क्या था वर्चुअल समिट का? यहाँ पर फोकस क्या है कि कॉपरेशन करना है इंडो पैसिफिक में, ठीक है। जो कंट्रीज है उसको कॉपरेट करके चलना, वापस जो हमारी बाकी कंट्रीज हैं और जितनी दोनों ये कंट्रीज हैं, एक शेयर्ड अप्रोच है कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया और उसकी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है कि एक शेयर्ड अप्रोच है कि एक फ्री, ओपन और एक प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक को बनाया जाए, ठीक है, और एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ, यानी कि सबके आपसी के सम्मेलन के साथ। उसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस टाइज, अब यहाँ पर डिफेंस टाइज की स्ट्रेंथ की बात करें, जो एक ब्रॉडर मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि ये हो रहा है, फोकस करता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे। ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्क में है, इसे इग्नोर करो। सबसे पहले आओ यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया जो है इसने पहले ही एग्री कर चुका है, ताकि वो एक लाइजन ऑफिसर को पोस्ट कर रहा है इंडिया नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC-IOR गुरुग्राम में। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंक्लूजन क्या बताई जा रही है, जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है MLSA, यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा। ये एक्सपेक्ट क्या करा जाए, जो कंक्लूजन है MLSA का, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ये यहाँ पर क्या करता है, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब से यहाँ पर MLSA यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। MLSA यहाँ पर क्या करता है, MLSA के बारे में यहाँ पर है, ये अलाउ करता है कि एक दूसरे की मिलिट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, और जितने भी यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बन के आती है तो उससे आराम से टैकल कर सकें। इंडिया के पास कुछ सिमिलर लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है USA के साथ, यानी कि USA से भी ऐसा ही एग्रीमेंट है इंडिया का, और उसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ, याद रखो लेमोआ। और उसके साथ यहाँ पर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, MLSA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इसका अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक पहली कंट्री है जो कि सबमिट कराए ड्राफ्ट MLSA आफ्टर इंडिया साइन द फर्स्ट सच एग्रीमेंट, यानी इंडिया ने पहले साइन करा USA से, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर सेकंड यहाँ पर वो हो गई जिन्होंने यहाँ पर साइन करा है। उसके बाद इनिशियली बात करें तो ये साइन करा गया था 2019 में, जनवरी 2020 में। तो यहाँ पर ये इवेंट है, ये पोस्टपोन कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में फायर लग गई थी, अभी देखा होगा फॉरेस्ट फायर हो गई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जंगलों में आग वाग लग गई थी, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो यहाँ पे सिचुएशन तो आज तक अभी सही नहीं हुई। वे फॉरवर्ड क्या है, यानी हम कर क्यों रहे हैं, आगे क्या नज़रिया है हमारा, कि जो अभी आप देखोगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है चाइना को लेकर, चाइना का कभी भी एजॉल्ट हो सकता है। एक तो चाइना जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी और यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में पैर पसार रहा है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी जगह है, तो यहाँ पर इसको रिलेटेड कि इसको जो हम रोक सकें, ठीक है, क्योंकि चाइना वैसे भी इसकी आदत है सारी जगह अपनी ही बताता है, तो इसको हम रोक सकें, इसलिए हमारी ये बॉडी जो है इसको बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए काम करा जा रहा है ताकि वो आराम से आप सपोर्ट कर सकें एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में सबसे पहले अभी बात करेंगे जो चाइना है, चाइना एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, चाइना बढ़ रहा है इंडियन ओशन साउथ पैसिफिक में, ठीक है, साउथ पैसिफिक में चाइना जो है अपना बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि रिस्की हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए, क्योंकि वही आसपास हैं। उसके बाद जो इंडिया की प्रायोरिटी क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसके यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है, वो काउंटर कर सके चाइनीज़ नेवल को, यानी जो चाइनीज़ की यहाँ पे आर्मीज़ वगैरह नेवीज़ वगैरह आ रही हैं इंडियन ओशन में, उनको यहाँ पे काउंटर कर सके, उनसे लड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो इसको एक्सपेंड करा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा USA और जापान है, इनका रोल भी बहुत कम प्ले हो रहा है। इनकी क्या बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर ये क्या सिचुएशन चल रही है इनके साथ भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो मैरीटाइम वॉचर्स है, जो कि जानते हैं यहाँ पर कॉपरेशन है US जापान के साथ, यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो ये हमने कॉपरेशन करा है US और जापान के साथ, यानी कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है एक तो जापान के साथ एक तो US के साथ, जिसे हम लोग ट्राइलेटरल रिलेशन कह रहे थे, तो ये जो यहाँ पर एग्रीमेंट है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला, ये चाइना को नहीं रोक पाएगा। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमने एग्रीमेंट करा है लेकिन हमने कुछ मांगी नहीं करी, ठीक है। आर्टिकल में बेसिकली ये कहना है कि हम लोगों ने अगर एग्रीमेंट करा है, इंडिया ने अगर एग्रीमेंट साइन किया है, तो यहाँ पे कुछ तो मांगना चाहिए था, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह मांगनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफर करना कुछ हमारी सबमरीन्स वगैरह टाइप की कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह अगर दे देते और साइन अगर इंडिया मांगता, तो क्यों नहीं,
तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी लिया नहीं, फ्री फंड में ऐसे साइन कर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से चाइना को नहीं रोक पाएगा इंडिया, क्योंकि खुद के पास टेक्नोलॉजी यहाँ पर अभी है नहीं अपने पास। तो क्या होगा, हमें लेना चाहिए था, ठीक है, यह मांग करनी चाहिए थी। तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो अभी हम बात करें जो यूएस है और उसकी, यूएस और जापान की, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं साउथ चाइना सी में, ठीक है, साउथ चाइना सी में, SCS में, ठीक है, जो कि चाइना से इधर ही है, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था। और साउथ चाइना सी के बारे में नोट्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड तो आपको वहाँ पर सारे पिक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, डायग्राम वगैरह सब कुछ। तो साउथ चाइना सी से रिलेटेड है यहाँ पर कि जो यूएस है हमारा और जापान है, साउथ चाइना सी में रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे उन्हें फायदा होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इंडो पैसिफिक के साइड पर, तो हम इनके ऊपर विश्वास कैसे करके चलें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसा अकेला है जो कि तैयार है इंडिया के साथ खड़े होने में और टैकल करने के लिए, जो इंडियन ओशन में जो यहाँ पर अभी चाइना वगैरह यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है अपना, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अपने साथ खड़ा है। नाउ इसके कॉन्ट्रेरी में अगर देखें तो चाइना की नेवी है। पहली बात तो यहाँ पे कही क्या जा रही है कि चाइना ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि अभी आप कैसे उसे रोकोगे, क्योंकि चाइना तो अपने आप को पहले से ही बचा के चल रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी देख रहे हो। अभी यहाँ पर चाइना को कैसे रोकोगे, मतलब उसका कहना यह है कि हम लोग तो किसी से लड़ नहीं रहे, हमारी किसी से झड़प नहीं होगी इंडियन नेवल शिप्स में, ठीक है, इंडियन नेवल शिप्स में किसी से लड़ाई वगैरह नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर और क्या बातें हो रही हैं, आप यहाँ पर ये चीज़ें देखो कि जो यहाँ पर चाइना है, जैसे मैंने भी बताया, अंडमान आइलैंड के पास यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, अंडमान आइलैंड के पास भी बड़ा है, यहाँ पर बढ़ाया है नेवीज वगैरह चाइनीज़ ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि इंश्योर करते हैं, जो चाइनीज़ मैरीटाइम एजेंसी है वो क्या कहती है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इंडिया से। तो यहाँ पर पहले से बता दिया गया ये सब, तो कैसे, लेकिन यहाँ पर जो है पहले से विश्वास नहीं करा जा सकता चाइना के ऊपर खासकर, तो इस वजह से हम लोगों को पार्टनरशिप वगैरह करके चलनी पड़ेगी। बट जो ये पार्टनरशिप है, बेसिकली आर्टिकल में कहना है ये कोई फ़ायदा नहीं प्रोवाइड कराने वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अमेरिका है और यूएस है, और वहाँ पर अमेरिका यूएस एक ही, या यूएस और वो है हमारा जापान है, वो उधर साउथ चाइना सी में लगा पड़ा है ना। अब यहाँ पर एक जो हमें केयरफुल थॉट है उसके ऊपर क्या ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्या है जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या कि हमें करना क्या चाहिए था जब हमने साइन किया था ये कोएलिशन, ये हमने एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने। तो इंडिया को सबसे पहले करना था ये कि इंडिया को मांग करनी थी अपने कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह की मांग करनी थी, ताकि जो है तब टैकल कर पाता चाइना से। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने ऐसे ही साइन कर दिया, और इंडिया ने जो है, पहली बात तो इंडिया को साइन नहीं करना चाहिए था ये क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एक्सरसाइज के बिना, यानी जैसे मैंने भी बताया कि अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह मिलती या फिर कॉस्ट वगैरह मिलता जिससे जो कोई इंडिया को फ़ायदा हो जाता तो सही भी था, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने ऐसे ही साइन कर दिया है। तो बस उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, मालाबार एक्सरसाइज से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये वाला आर्टिकल देखते हैं, ये वाला आर्टिकल को भी हाथों हाथ खत्म करते हैं। तो ये वाला आर्टिकल है क्या, बेसिकली जो ये ट्रंप ने क्या करा है, वीज़ा वगैरह में चेंजेस करे हैं कुछ, तो मैं आपको चलता हूँ इसके नोट्स के ऊपर। टेलीग्राम पे मैंने इसके ऊपर नोट्स डाल दिए हैं, आप यहाँ पर देखोगे सारी चीज़ें कि इम्पैक्ट कैसे करेगा इंडिया को। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, जो न्यू वीज़ा रूल्स क्या है, इम्पैक्ट कैसे करेगा इंडियन को, इशू क्या है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो डिपार्टमेंट है ICE यूएस का, इसने इशू करा है, न्यू रूल्स दिए हैं जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। मान लो ये यूएस है, अगर इंडिया से जा रहा है तो इंडिया के स्टूडेंट्स फॉरेन हुए, चाइना वगैरह सब जो स्टूडेंट्स जाते हैं सब फॉरेन हुए, है ना। तो IC डिपार्टमेंट ने जो न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यू रूल्स लाया है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, वीज़ा के लिए, तो यहाँ पर वीज़ा जो है उसके लिए अकॉर्डिंगली देखें, जो ये स्टूडेंट्स हैं ये इनको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पर अगर इन्हें डिपोर्ट भी करा जा सकता है, इन्हें ज़बरदस्ती भी भेजा जा सकता है, जो कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है, जो इंडिया करेंटली एनरोल्ड है स्कूल्स में, प्रोग्राम्स में, जो कि यहाँ पर यूएस में वगैरह यूएस में हो रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोग्राम्स ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि मान लो आप स्टूडेंट हो और आप ये यूएस है, ठीक है, आप यूएस में गए और यूएस में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, किसी पर यहाँ पर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, बट क्या कर रहे हो आप, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज नहीं जाते हो, घर बैठ के यहाँ पर वहीं पर ही, अपने घर पर नहीं वहीं पर ही, तो ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ पर ही कॉलेज नहीं जाते हो, तो आपका क्या होता है, वीज़ा जो आपको रिटर्न हो सकता है, ठीक है। आप लोग जो है, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है बच्चा, वो वापस आएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर कॉलेज जाता है, ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज वगैरह जाता है, तो वो वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ ये चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं वो सब वापस आएंगे, ये ऐसा कहना है न्यू वीज़ा रूल्स में, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, और यहाँ पे कुछ एक बात होती है F1 वीज़ा की, तो F1 वीज़ा क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अलाउ करता है कि ये एक परमानेंट फुल टाइम स्टूडेंट दे देता है, परमानेंट कह रहा हूँ, फुल टाइम स्टूडेंट जो F1 वीज़ा होता है, इसको याद रखना, ये फुल टाइम स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि फुल टाइम के लिए वीज़ा मिल जाता है।
ठीक है। और इसमें इस जो वीज़ा में एक और बेनिफिट मिलता है, जो कि 20 आवर की आप पर वीक जो है क्या कर सकते हो, अपने रेगुलर टाइम में वर्क वगैरह भी कर सकते हो, जो है अपना जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम वगैरह भी कर सकते हो। इस बेनिफिट मिलता है इस वीज़ा में। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए F1 वीज़ा के बारे में तो आप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ अब आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं पेज नंबर 7 पे, दैट इज ओपेड अपोजिट टू एडिटोरियल। सबसे पहला आर्टिकल ये वाला है हमारा, चांस टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे विकास दुबे वाला केस है। विकास दुबे जो है अभी यहाँ पर जो है मारा गया, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि यहाँ पर कुछ जो हमारे लॉज है वगैरह हैं, वो लॉज में कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा काफ़ी सारी सिचुएशन देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया यहाँ पर पुलिस वालों को और बाकी सिचुएशंस को। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम केस की बात करें। सबसे पहली चीज़ अगर देखें तो जब दुबे सरेंडर कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसे क्यों मारा गया, मतलब ऐसा क्यों बनी है कि हाँ वो जब वो सरेंडर कर रहा था तो वो भागता ही नहीं, क्योंकि सिचुएशन क्या बनाई गई थी, क्या कहा गया था कि दुबे जो है वो भाग रहा था। ठीक है। जब गाड़ी पलटी तो वो भाग रहा था, तो भी एक पुलिस वाले ने क्या करा, गोली मार दी। ठीक है, गोली मार दी। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि अगर उसने वो सरेंडर कर रहा था तो वो भागेगा क्यों, क्योंकि वो पहले सरेंडर कर रहा था। नाउ और क्या चीज़ें कही जा रही हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे सेकंड, जब वो उसे यहाँ पर अगला कार में यहाँ पर देखा गया कि कार जो है उसकी बदल दी गई। ठीक है, मरने से कुछ ही मिनट्स पहले, यानी कार पलटने से कुछ ही मिनट्स पहले वो जो पहले दूसरी कार में गया था, लेकिन फिर बाद में कार बदल दी गई, है ना। थर्ड क्या है, जो मीडिया वैन है वो भी पीछे पीछे जा रही थी, मीडिया वैन भी ट्रेस कर रही थी, लेकिन मीडिया वैन को पुलिस वालों ने रोक दिया। उसके कुछ ही मिनट बाद फिर वो कार पलट गई। फोर्थ, यहाँ पे जो दुबे है वो ड्रेडेड क्रिमिनल था या फिर जो है उसको जो है यहाँ पर हथकड़ी वगैरह नहीं लगा रखी थी, ये क्वेश्चन उठता है। अगर हथकड़ी लगा रखी थी तो वो पिस्तौल वगैरह कैसे भागता, कहना तो ये था कि पिस्तौल खींच के वो भाग रहा था, इस वजह से उसे गोली मार दी, है ना। तो अगर हथकड़ी वगैरह लगी थी तो वो पिस्तौल कैसे खींची उसने। तो अभी आप काफ़ी सारी सिचुएशन बन के आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कहा गया कि उसके चेस्ट पे गोली लगी थी, यानी सीने पे गोली मारी थी, लेकिन क्या हुआ, उसके कपड़ों पे कोई स्पॉट, कोई दाग धब्बा नहीं दिखा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि सिचुएशन क्या लग रही है। तो अभी हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो दुबे है ये एक चाल से मारा गया है, किसी की चाल से। उसके बाद यहाँ पर दुबे की जो किलिंग हुई है, जो मरा है, ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के यहाँ पे गवर्नमेंट वाले लोग हैं, काफ़ी बड़े नेता वेता, पॉलिटिक्स वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह हमारे नेता वगैरह हैं, तो इनकी काफ़ी सारी सिचुएशन छुप गई है। ठीक है, ये एक्सपोज होने से बच गए हैं, क्योंकि इसे जो है दुबे को काफ़ी सारी चीज़ें मालूम थी, क्योंकि इस पर 60 सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 60 केसेस चल रहे हैं, पहले से मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है कि काफ़ी सारे, जब 60 केसेस चल रहे हैं तो यहाँ पर बंदा एक केस में तो ज़िंदगी भर कट जाती है उसकी, चक्कर काटते काटते। ये 60 केस चलते हुए यहाँ पे आराम से रह रहा था, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, कोई ना तो कोई पावर तो होगी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको केस समझाया उसके रिगार्डिंग बात क्या हो रही है कि जो हमारे लॉज हैं, जैसे कि यहाँ पे मार दिया गया है, हम लोगों को ऐसा मारना नहीं चाहिए था। हम लोगों को ये क्या, एक हमारा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या कहा गया था, अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, ठीक है, जैसे कि एनकाउंटर हुआ, इसका एनकाउंटर होता है, ये हमारी क्रिमिनल फिलॉसफी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये अफेक्ट करती है, रूल ऑफ लॉ को, ये कानून को अफेक्ट करती है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात करें तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो NHRC है, तो ये काफ़ी सारे रूल्स वगैरह हैं कि ऐसा ना काम करा जाए, एनकाउंटर वगैरह ना करा जाए, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन, ये जो है स्टेप उठाया गया। ठीक है, अभी हम लोग NHRC की बात आ रही है तो NHRC को जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, व्हाट इज इट, यहाँ पे ये है क्या। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये आप देखोगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक इंडियन स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई 12 अक्टूबर 1993 में। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना जो भी हमारे ह्यूमन के राइट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन के राइट्स कौन कौन से, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी, तो इन सबको प्रोटेक्शन करने का काम हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है। तो यानी राइट टू लाइफ का मतलब जीने का हक भी है हर एक को, तो ये अपनाना चाहिए था, तो लेकिन उसको एनकाउंटर कर दिया गया, है ना। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और भी बातें आप देखोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और हेडक्वार्टर होता है वो मेन चीज़ होती है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्म कब हुई है हमने पढ़ ही लिया। तो अब चलते हैं वापस अपने आर्टिकल के ऊपर।
तो यहाँ पे इसने काफ़ी सारे रूल्स वगैरह बना रखे हैं पहले से, और हमारा एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि हर किसी को जीने का हक है, तो उसको एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये जो हमारा सिचुएशन बनती है कि जो हमारे लॉज वगैरह हैं इनमें कमियां हैं, लॉज को हमें सुधारना पड़ेगा, जो हमारे कानून वगैरह हैं इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पहले भी 16 केसेस देखे गए थे, ठीक है, ऐसे ही 16 केसेस पहले भी देखे गए थे, लेकिन उन 16 केसेस में हुआ क्या कि जो सीआईडी वगैरह को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए था, केसेस को ट्रांसफर वगैरह कर देना चाहिए था सीआईडी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीआईडी को ट्रांसफर वगैरह करने से रोक दिया, सीआईडी को ट्रांसफर वगैरह नहीं करा। यहाँ पे सिचुएशन देख सकते हो, 16 केसेस पहले भी देखे हैं बिल्कुल सिमिलर, तो यहाँ पे आप इस बार भी यही सिचुएशन देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरा सिचुएशन क्या है, एक मतलब एक सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमसे ये काम नहीं हो रहा तो हम क्या करें, जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन सौंप दे सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को हम लोग एक केस सौंप देंगे, तो हम लोगों को सिचुएशन जो है टैकल करती हुई मिलेगी। अगर हम ये सब हायर जुडिशियल यहाँ पर ये सारी चीज़ अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लॉ की, तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इंप्रूव करने पड़ेंगे लॉज को, ताकि जो है हमारा अपने जुडिशियल लॉज को हम रिस्पेक्ट कर सकें उनकी। नाउ ये वाला आर्टिकल किस बारे में, जो टॉर्चर करा गया था, अभी कस्टडी में डेथ हो गई थी एक फादर सन की, ठीक है, तो उसके बारे में बात है तमिलनाडु तूतुकुड़ी में। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल है कि जो टॉर्चर के अगेंस्ट यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर काम करा जाए, ना कि यहाँ पर ऐसे स्टेप उठाए जाएं। और यहाँ पर जो है ये भी आपकी बार यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो 262वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट है, ये बताती है कि जो भी यहाँ पर जो हमारे डेथ पेनल्टी है उसे हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट टेररिज्म। टेररिज्म के अलावा डेथ पेनल्टी हम किसी में भी नहीं दे सकते। अभी हम टेलीग्राम पे चलते हैं, टेलीग्राम पर मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। तो ये 262 हमारी 262वीं जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है, ये इसका ओवरव्यू है कि जो ये बताती है जो डेथ है उसको अबॉलिशन करा जाएगा, ठीक है, उसको त्यागा जाएगा, लेकिन सारे क्राइम्स में, लेकिन जो टेररिज्म होगा, आतंक होगा, उसको छोड़ के, अगर टेररिज्म है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। हमारी लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, उसके चलते तहत भी यहाँ पर जो है कस्टडी में डेथ हो गई। काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक वाली बात होती है किसी कंट्री के लिए। उसके बाद अभी हम बात करें तो यहाँ पर यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये भी हमने साइन कर रखा है। कैट ये साइन करा गया है इंडिया के द्वारा, बट यहाँ पे फॉलो नहीं करा जा रहा, ठीक है, क्योंकि कैट साइन करा गया है कि टॉर्चर के अगेंस्ट के लिए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई कि जो भी टॉर्चर होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पे काम करती है बॉडी, ये साइन करा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फॉलो अप नहीं करा जा रहा। तो ऐसा क्यों, ये यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख गई। अभी आपको मैं ओनकैट के बारे में बताता हूँ। ये हमारा यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये एक अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, किसी पर्सन को अगर टॉर्चर करा जाता है तो उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। ये आया हमारे वर्किंग में 1987 में। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है। इसमें क्या है, जो यूएन है ये एम करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ये एम करता है, इसका एम है कि वो प्रिवेंट कर सके टॉर्चर को, यानी टॉर्चर को रोक सके, जो ये टॉर्चर वगैरह करा जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। तो अभी यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जो इंडिया है, इंडिया ने भी साइन कर रखा है इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पर फॉलो अप नहीं करा गया है, और ये सिचुएशन देखी गई है। मतलब इतने सारे लॉज होने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे 22nd लॉ कमीशन है, और ये भी है यूएन टॉर्चर को, और भी लॉज होंगे, और भी लॉज वगैरह हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टेप्स जो है ऐसे उठाए जाते हैं कि यहाँ पर जो है इनको जो है इनका सबका लॉज वगैरह है इनका हनन कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। अब हम रूट कॉज देखें इस प्रॉब्लम की, वो रूट कॉज क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है कि लॉ को इंप्लीमेंट करना। अगर हमारे पास है लॉ तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो यार, इंप्लीमेंट करो। उसके बाद यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये पहले करी जाए, बाद में चीज़ें देखी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन करे जाएँ, क्योंकि पुलिस ने ही यहाँ पर ये काम करा है, तो पुलिस को ट्रेन करा जाए। उसके बाद यहाँ पर जो जो हमारा थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं वो ना करा जाए। साथ ही साथ यहाँ पर साइंटिफिक स्किल्स के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को देखी जाए, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया आज का न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर को बिल्कुल कंप्लीट एनालाइज कर लिया। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डेली बेसिस के नोट्स के लिए। तो गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।